नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अभी स्टार न्यूज में। आपके साथ मैं हूं शुभम सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे कुछ अहम खबरों के साथ। देश में कोरोना वायरस के मामलों में एक बार फिर से तेजी देखने को मिली है। इस बीच पीएम मोदी 2 अहम बैठकों की अध्यक्षता कर रहे हैं। पीएम मोदी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीधे संवाद कर रहे हैं। इसमें कुछ राज्यों में बढ़ते कोरोना के मामलों पर बात हो रही है। इसके अलावा सभी राज्यों के साथ कोरोना वैक्सीन के वितरण की नीति पर भी बात होगी। पिछले कुछ दिनों में वैक्सीन को लेकर दुनिया भर से सकारात्मक खबरें सामने आई है। ऐसे में देश में इस पर मंथन शुरू हुआ है। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना पर बैठक जारी है। इस बैठक में अमित शाह भी शामिल है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल के कार्यालय की ओर से बैठक की तस्वीरें जारी कर दी गई है। और ऐसे में कोरोना पर पीएम मोदी ने समीक्षा बैठक की है। और करेंगे अगली खबर का एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड कोविड-19 वैक्सीन परीक्षण के अंतरिम परिणामों में ये बात निकलकर सामने आई है कि वैक्सीन मरीजों पर औसतन 70% प्रभावी है। भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इसी वैक्सीन के उत्पादन में लगा हुआ है। वैक्सीन के नतीजे आने के बाद वह जल्द ही आपातकालीन विनियामक मंजूरी प्राप्त करने के लिए आवेदन दे सकता है। वैक्सीन की 70% प्रभावकारिता भारत के लिए राहत भरी खबर है। भारत की दवा नियामक संस्था DCGI द्वारा कोविड-19 वैक्सीन के लिए बनाए गए दिशा निर्देशों में उसी वैक्सीन को मंजूरी दी जाएगी जो 50% से अधिक प्रभावी होगी। सीरम इंस्टीट्यूट के CEO अदार पूनावाला ने कहा है कि हम बहुत जल्द ही आपातकालीन लाइसेंस के लिए आवेदन करेंगे और उम्मीद करते हैं कि यह हमें 1 महीने के भीतर मिल जाएगा। अंतिम मंजूरी DCGI के निर्णय पर निर्भर करता है। उन्होंने भी कहा कि कंपनी ने अभी तक 4 करोड़ खुराक का स्टॉक रखा हुआ है और जनवरी तक यह 10 करोड़ तक हो जाएगा। इसमें से अधिकतर भारत के लिए उपयोग किया जाएगा। आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे कोरोना के आंकड़ों की। देश में पिछले 24 घंटों में जानलेवा कोरोना वायरस के 37,975 नए मामले सामने आए हैं। इसके बाद कुल मामलों की संख्या 91,77,841 हो गई है। वहीं पिछले 24 घंटों की अगर हम बात करें तो 480 लोगों की मौत हुई है। देश में मरीजों के ठीक होने की दर 93.68% है। वहीं कोरोना से मृत्यु दर 1.46% है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में मरने वालों की कुल संख्या अब 1,34,218 हो गई है, जबकि 42,314 नए डिस्चार्ज मामलों के बाद कुल ठीक हुए मामलों की संख्या 86,04,955 है। जी हाँ, देश में लगातार 13 दिन से उपचाराधीन लोगों की संख्या 5 लाख से कम है। आंकड़ों के मुताबिक देश में अभी 4,38,667 लोगों का इलाज चल रहा है, जो कुल मामलों का 4.85% है। आगे बढ़ेंगे। हिमाचल में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए 4 जिलों में नाइट का कर्फ्यू लगाने का निर्णय लिया गया है। जयराम रमेश मंत्रिमंडल की राज्य सचिवालय में हुई बैठक में कुल्लू, मंडी, शिमला और कांगड़ा जिला में रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू जारी रहेगा। इन जिलों में कोरोना के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए पहले चरण में यह 4 जिले 24 नवंबर से 15 दिसंबर तक नाइट कर्फ्यू के अधीन रहेंगे। सीएम जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में यहां हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में निर्णय लिया गया है कि कोविड-19 की स्थिति को देखते हुए विद्यार्थियों के लिए सभी सरकारी विद्यालय और महाविद्यालय यानी कॉलेज 31 दिसंबर 2020 तक बंद रहेंगे। हालांकि 26 नवंबर 2020 से ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो सकती हैं। अध्यापक 31 दिसंबर 2020 तक घर से शिक्षण कार्य जारी रखेंगे। उच्च विद्यालयों, वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों और महाविद्यालयों के कार्यालय 26 नवंबर 2020 से कार्यशील होंगे। प्रिंसिपल आवश्यकता के मुताबिक संकाय के सदस्यों को बुलाने के लिए स्वतंत्र होंगे। बैठक में निर्णय लिया गया है कि शीतकाल में बंद रहने वाले शिक्षण संस्थान 1 जनवरी से 12 फरवरी 2021 तक बंद रहेंगे, यानी कि शीतकाल के दौरान ऑनलाइन माध्यम से अध्ययन कार्य जारी रहेगा। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए कैबिनेट ने सरकारी और प्राइवेट बसों में अब केवल 50% यात्रियों के सफर करने की अपनी मंजूरी दे दी है। इसके अलावा बिना मास्क लगाकर घूमने वालों पर अब 1,000 रुपए का जुर्माना भी का प्रावधान भी किया गया है। मंत्रिमंडल ने कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के सरकारी कर्मचारियों की उपस्थिति 50% तक प्रतिबंधित करने का निर्णय लिया है। 31 दिसंबर 2020 तक पहले 3 दिनों 50% कर्मचारी कार्यालय में उपस्थित रहेंगे और शेष 50% अगले 3 दिनों तक कार्यालय में हाजिरी लगाएंगे। आगे बढ़ेंगे और अब बात कर लेते हैं राजधानी में लगातार बढ़ते जा रहे प्रदूषण की। देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्रदूषण के साथ साथ सर्दी भी बढ़ती जा रही है। इससे जहां लोगों का स्वच्छ हवा में सांस लेना दुर्भर हो गया है, तो वहीं ठंड के चलते घर से बाहर निकलना भी मुश्किल सा हो गया है। प्रदूषण का आलम यह है कि कई स्थानों पर विजिबिलिटी काफी कम हो गई है। मंगलवार को सुबह से ही दिल्ली के कई इलाकों में धुंध छाई हुई है। इससे किसी भी चीज को देख पाना काफी मुश्किल हो गया था।
प्रदूषण की वजह से लोगों की आंखों में जलन हो रही है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक पटपड़गंज क्षेत्र में वायु गुणवत्ता बहुत खराब हो गई है। इससे लोगों को सांस लेने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 पर पहुंच गया है, जो कि बहुत खराब श्रेणी में आता है। वहीं अगर ठंड की बात करें तो दिल्ली में शीतलहर जैसे हालात बन गए हैं। सुबह शाम हाड़ कपा देने वाली ठंड पड़ रही है। भारत के मौसम विज्ञान विभाग ने आज न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान जताया जा रहा है। IMD के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी इसमें सुबह कोहरा और धुंध और बाद में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। राष्ट्रीय राजधानी में शुक्रवार को न्यूनतम तापमान 7.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था, जो पिछले 14 साल में इस महीने में सबसे कम रहा है। IMD के क्षेत्रीय राष्ट्रीय राजधानी में शुक्रवार को न्यूनतम तापमान 7.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था, जो कि अब तक के अगर आंकड़ों की बात करें तो बीते 14 सालों में सबसे कम रहा और इसके चलते इसका असर जो है वो दिल्ली वासियों पर साफ तौर पर देखने को भी मिला है। और आगे बढ़ेंगे, बात अपराध जगत की करते हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने हरियाणा के करनाल से एक ट्रक ड्राइवर और क्लीनर को हिरासत में ले लिया है। सूत्रों की माने तो इन दोनों को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल दिल्ली लेकर आई है। पुलिस को इनपुट मिला है कि नगरोटा में 4 दिन पहले हुए आतंकियों से मुठभेड़ हुई थी, जिससे के बाद आतंकियों को पनाह देने वाला एक ट्रक ड्राइवर और क्लीनर गायब हो गए थे। यह आशंका है कि ये दोनों वहीं हो सकते हैं और इसलिए इन दोनों से दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल नगरोटा और आतंकियों से जुड़े सवाल पूछ रही है। वैसे अभी तक इन दोनों की तरफ से कोई खुलासा नहीं हुआ है। दोनों अभी पुलिस की हिरासत में है। आपको ये भी बता दें कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को एक इनपुट मिला था कि 2 संदिग्धों की भूमिका नगरोटा में मारे गए आतंकियों से हो सकती है, जिसके बाद 2 भाइयों को स्पेशल सेल हरियाणा से हिरासत में लेकर आई थी। उनसे पूछताछ में अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि नगरोटा आतंकियों को उन्होंने अपने ट्रक में पनाह दी थी या नहीं। इसके बाद दोनों भाइयों को जम्मू कश्मीर पुलिस के हवाले कर दिया गया है। दोनों के फोटोग्राफ्स भी कश्मीर से जम्मू के रूट पर मिले हुए थे, लेकिन आतंकियों से उनकी भूमिका साफ नहीं हो सकी है। अब जम्मू और कश्मीर की पुलिस पूछताछ करेगी। दोनों भाई कुलगाम के रहने वाले हैं। बड़े भाई का नाम मोहम्मद यूनुस दार और गांव मोहम्मदपुरा कुलगाम और छोटे भाई का नाम फैसल डार है, जिसके बाद दोनों भाइयों को जम्मू कश्मीर पुलिस के हवाले कर दिया गया है। दोनों के फोटोग्राफ्स भी जम्मू कश्मीर के रूट पर मिले थे, लेकिन आतंकियों से उनकी भूमिका साफ नहीं हो सकी है। अब जम्मू और कश्मीर की पुलिस पूछताछ करेगी। दोनों भाई कुलगाम के रहने वाले हैं। बड़े भाई का नाम मोहम्मद यूनुस दार गांव है। आपको बता दें कि सुरक्षा बलों ने गुरुवार को घुसपैठ के दौरान नगरोटा में 4 आतंकी को मार गिराया था। जम्मू कश्मीर में पंचायत चुनावों से पहले आतंकियों की पुलवामा जैसा हमला दोहराने की साजिश थी, तो इस साजिश को नाकाम जो है सुरक्षा बलों ने कर दिया है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे महाराष्ट्र की सियासत की। आज महाराष्ट्र की सरकार को बने पूरा 1 साल हो गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी पसंद के व्यक्ति के साथ, चाहे वह किसी भी धर्म को मानने वाला हो, रहने का अधिकार है। यह उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का मूल तत्व है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि यह समझने में नाकाम है कि जब कानून 2 व्यक्तियों को, चाहे वह समान लिंग के ही क्यों ना हो, शांतिपूर्वक साथ रहने की अनुमति देता है, तो किसी को भी, चाहे वह कोई भी व्यक्ति हो, परिवार हो अथवा राज्य ही क्यों ना हो, उनके रिश्ते पर आपत्ति करने का अधिकार किसी को नहीं है।
दो व्यक्ति जो अपनी स्वतंत्र इच्छा के साथ रह रहे हैं उस पर आपत्ति करने का किसी को अधिकार नहीं है। कोर्ट ने हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट की एकल पीठ द्वारा प्रियांशी उर्फ समरीन और नूरजहां बेगम उर्फ अंजलि मिश्रा के केस में दिए गए फैसलों से असहमति जताते हुए कहा कि इन दोनों मामलों में दो वयस्क लोगों द्वारा अपनी मर्जी के साथ साथी चुनने और उसके साथ रहने की स्वतंत्रता के अधिकार पर विचार नहीं किया गया है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि यह फैसले का सही कानून नहीं और ऐसे में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने साफ कर दिया है कि दो अलग अलग धर्म के लोग एक साथ रह सकते हैं। आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे मौसम से जुड़ी। बंगाल की खाड़ी से सटे तमिलनाडु और पुडुचेरी में अगले 2 दिन मुश्किल भरे हो सकते हैं। बंगाल की खाड़ी से उठा चक्रवाती तूफान निवार 25 नवंबर को इन राज्यों के समुद्री तट पर आ सकता है। इस दौरान 100 से 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती है। आईएमडी ने बुलेटिन में कहा है कि निवार तूफान बंगाल की खाड़ी में उत्तर पश्चिम की तरफ बढ़ रहा है। 25 नवंबर की दोपहर में यह तमिलनाडु और पुडुचेरी के तटों पर पार कर सकता है। तूफान के असर से इन राज्यों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हो सकती है। तूफान को देखते हुए बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्व में तमिलनाडु और पुडुचेरी तट के करीब कोस्ट गार्ड के 8 जहाज और 2 एयरक्राफ्ट तैनात किए गए हैं। इनके जरिए मर्चेंट जहाज और मछली पकड़ने वाली नावों को तूफान की चेतावनी दी जा रही है। एनडीआरएफ की टीमें लोगों को खराब मौसम से बचाव के उपाय बता रही है। नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स यानी कि एनडीआरएफ के डीजी एसएन प्रधान ने बताया है कि निवार तूफान के मद्देनजर तमिलनाडु, पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश में कोस्ट गार्ड की 12 टीमें जो है वो तैनात कर दी गई हैं। इन राज्यों में 18 टीमों को स्टैंड बाई पर रखा गया है और जो कुछ अपडेट होंगे वो हम आपको लगातार देते रहेंगे। आगे बात करें बिहार की। बिहार में ठंड ने जोरदार दस्तक दे दी है। पिछले 48 घंटों के दौरान मौसम में आए परिवर्तन ने नवंबर महीने में पिछले 12 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। सोमवार की शाम पटना में जो तापमान दर्ज किया गया है वह 12 साल के रिकॉर्ड को तोड़ने वाला था। सोमवार की शाम जहां राजधानी पटना का न्यूनतम तापमान घटकर 2.4 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया, तो वहीं गया में भी ठंड ने जोरदार दस्तक दी है। पटना में साल 2008 के बाद पहली बार नवंबर महीने में तापमान 10 के नीचे गया है। बिहार के अन्य इलाकों में भी ठंड ने जोरदार दस्तक दी है। दरअसल उत्तर पश्चिम से आ रही बर्फीली हवाओं का प्रभाव पूरी तरह से बिहार के तापमान को देखने को मिला है और मौसम विभाग ने भी तापमान में दर्ज होने वाली गिरावट को लेकर एक तरह से अलर्ट जारी कर दिया है। राहत की बात यह है कि बिहार के कुछ इलाकों में अभी तक उत्तर पूर्व दिशा से भी हवा बह रही है, जिससे तापमान में फिलहाल कुछ वृद्धि के आसार जताए जा रहे हैं। जबकि बिहार के कई इलाकों में ऐसे भी हैं जहां बर्फीली हवाओं से लोगों को ठंड का सामना करना पड़ रहा है। पिछले 24 घंटे की अगर हम बात करें तो बिहार का गया जिला सबसे ठंडा पाया गया, जहां न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच गया है। बिहार के अन्य बड़े शहरों की बात करें तो पूर्णिया न्यूनतम तापमान 11 डिग्री, भागलपुर में 11 के आसपास दर्ज किया गया। सोमवार को बिहार के कई इलाकों में धूप खिली हुई थी। बावजूद इसके पछुआ हवा के कारण लोगों को ठंड का जो असर है देखने को मिला। सोमवार को अधिकांश लोग स्वेटर और ऊनी कपड़ों के साथ सड़क पर नजर आए, तो वहीं देर शाम होते ही बाजार में सन्नाटा पसर गया। मंगलवार की सुबह से भी ठंड को लेकर कुछ ऐसा ही माहौल है। बिहार के कई हिस्सों में मंगलवार को धुंध भी देखने को मिली है। और अब बात करें कोरोना वैक्सीन की। कोरोना वैक्सीन को लेकर लगातार आ रही अच्छी खबरों के चलते दुनिया भर के शेयर बाजारों में खरीदारी का माहौल हुआ है और ऐसे में इसी का असर आज घरेलू शेयर बाजार पर भी देखने को मिल रहा है। एनएसई के 50 शेयरों वाले प्रमुख इंडेक्स निफ्टी ने पहली बार 13,000 के स्तर को पार कर लिया है। वहीं बीएसई का 30 शेयरों वाला प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 350 अंक बढ़कर 44,419 के नए रिकॉर्ड स्तर पर जा पहुंचा है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में तेज सुधार देखने को मिल रहा है और इसी वजह से दुनिया भर के निवेशक ने भारतीय बाजारों में पैसा लगाने की कोशिश की है। आने वाले दिनों में शेयर बाजार और नई ऊंचाई को छू सकता है। एक्सपर्ट्स ने बताया कि निवेशकों ने शुरुआती कारोबार के दौरान 1.13 लाख करोड़ रुपए की कमाई की है। वहीं एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के कारगर होने की खबर से सोना चांदी में तेजी गिरावट देखने को मिली है। कॉमेक्स पर सोना 4 महीने के निचले स्तर पर पहुंच गया है। घरेलू बाजार में इसके दाम 50,000 से नीचे फिसल गए हैं। चांदी में करीब 2.5% की कमजोरी आई है। दुनिया के बड़े ब्रोकरेज हाउस CLSA ने LNT के शेयर पर खरीदारी की सलाह दी है। शेयर पर 1400 रुपए का लक्ष्य तय किया है। उनका यह कहना है कि बड़े इंफ्रा प्रोजेक्ट पर फोकस का फायदा भी मिला है। इसके अलावा तीसरी तिमाही में कंपनी को बड़े ऑर्डर मिले हैं। दूसरी छमाही में पाइपलाइन में 6 लाख करोड़ का ऑर्डर मिला है, जो कि अर्थव्यवस्था को सुधार को लेकर एक बड़ी खबर है। अब बात करेंगे अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन की। उनकी जीत पर अगले सप्ताह तक मिशिगन की मुहर भी लग सकती है। दरअसल मिशिगन की चुनाव एजेंसी ने सिफारिश की है कि अमेरिकी चुनाव परिणामों को अगले हफ्ते तक सत्यापित किया जाए। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी पहली बार अमेरिका में सत्ता परिवर्तन की बात स्वीकार कर ली है। इसके साथ ही यह भी कहा है कि उन्होंने अभी तक हार नहीं मानी है।
मिशिगन की चुनाव एजेंसी ने सिफारिश की है कि राज्य के चुनाव सर्वेक्षक 3 नवंबर को हुए चुनावों के परिणामों को अगले सप्ताह सत्यापित करेंगे। यह फैसला राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर जो बाइडेन की जीत को आधार प्रदान करेगा, लेकिन मतदान को लेकर दलीय मतभेदों को शायद नहीं समाप्त कर पाए। बोर्ड ऑफ स्टेट कन्वेंशंस की सोमवार की बैठक के औपचारिक नोटिस के साथ सिफारिश को ऑनलाइन जारी कर दिया गया है। उथल-पुथल भरे एक सप्ताह के अंत में यह सिफारिश जारी कर दी गई है। इसी सप्ताह ट्रंप ने बाइडेन की 1,54,000 मतों की जीत को रद्द करने की असामान्य कोशिश में शुक्रवार को रिपब्लिकन पार्टी के राज्यों के प्रतिनिधियों को व्हाइट हाउस में तलब किया था। और ऐसे में अब जो बाइडेन की जीत को लेकर क्या कुछ नए परिणाम निकलकर सामने आएंगे, ये फिलहाल आने वाला वक्त बताएगा। इसी के साथ फिलहाल इतना ही। देखते रहिए AB स्टार न्यूज। नमस्कार।